की अजीमो शान दुनिया में। जी हाँ, मैं हूं शिशिर मित्तल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं हम, और नाइट्रोजन फैमिली की चर्चा हो रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। वाह! तो भाई, हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स करे थे पिछली बार, अमोनिया की बात हम कर चुके हैं, N2 अमोनिया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो चुके हैं, और अब बारी है सबसे 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 क्यूट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसका नाम है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बड़े शान से होते हैं, दो होते हैं। कौन से हैं वो, और वो क्या करते हैं, आइए बताता हूं आपको। देखिए, दो तो मेन है, थोड़ा सा कचरा भी है। जैसे एक बनता है हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2 विच इज क्वाइट यूजलेस। बहुत ही अनस्टेबल होता है, बिल्कुल यूजलेस है। ये भी अनस्टेबल ही है। नाइट्रस एसिड पर ये उतना यूजलेस नहीं है। इसका एक रिएक्शन जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था वो काम का है, और कुछ काम का नहीं है। कौन सा? HNO2 पड़े पड़े डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और क्या बनाता है वो? डिस्प्रपोर्शनेट होकर बनाता है HNO3, और साथ में निकलती है NO। ये रिएक्शन जरूर काम का है, और कुछ बहुत काम का नहीं है। नाइट्रिक एसिड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितने कूड़े ये दोनों हैं उतना ही शानदार, ग्लैमरस, और एग्जाम में बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के सारे रिएक्शंस को ना सिर्फ देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि अभी हाथ के हाथ तुरंत हमारे साथ आप याद कर लें। राइट, शुरुआत करते हैं, आगाज किया जाए नाइट्रिक एसिड से। जी हां, सबसे काम की बात है, जब आप फ्रेश माइंड से हैं तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड ही पढ़ेंगे, बाकी दो तो अनस्टेबल है, यूजलेस है वैसे भी। क्या है नाइट्रिक एसिड? एसिड है बाबू। कैसे बनाते हैं इसको, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, एक एक करके देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओस्वाल्ड्स प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओस्वाल्ड महाराज क्या बोल गए, सुनिए। ह्यूज क्वांटिटी में अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है, और नाइट्रिक एसिड वर्ल्ड के टॉप 20 केमिकल्स में शुमार है, ह्यूज क्वांटिटी में ही बनाया जाता है। ये कैसे बनाते हैं इसे? बड़ा प्यारा तरीका है। ओस्वाल्ड्स प्रोसेस में ओस्वाल्ड महाराज ने कहा, अमोनिया लीजिए। अच्छा, अमोनिया को कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं, सस्ती पड़ती है, चीप होती है, मुफ्त में मिल जाती है, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, तो लोग वहां पे करते हैं। प्लीज नोट, अमोनिया को आपको बहुत सावधानी से केयरफुली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे पाइप लेते हैं, अच्छा, और उन पाइप, ये लंबे पाइप होते हैं, ठीक है ना, और इन पाइप्स में बीच में जाली लगाते हैं। ओ माय गॉड! और ये जाली किसकी है? प्लैटिनम या रोडियम मेटल की कीमती जालियां होती हैं। कितना जाली काम है, कोई जाली काम नहीं है, ये बड़ा ओरिजिनल काम है। और इन जालियों से या इन जाली लगे पाइपों से उस गैस को गुजारते हैं, जिसमें अमोनिया भी होती है और साथ में एयर भी होती है। तो क्या होता है, अमोनिया और एयर रिएक्ट करते हैं। अमोनिया बहुत कंट्रोल तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाती है, नहीं तो एकदम धमाका कर देंगे, आग लगा देंगे तो भगवान जाने क्या होगा, पर ऐसे वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो NO बना लेती है। क्या बनाती है? वो बनाती है बड़े प्यार से NO, और ऑफ कोर्स साथ में थोड़ा बहुत निकल जाता है पानी। पानी की तो है कहानी, अच्छी बात है। The nitric oxide so formed combines with oxygen to form reddish brown NO2 gas. इससे जो NO बनेगी, NO और ऑक्सीजन मिलते हैं। ध्यान रखना, पहले तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराया और बनाया NO। पानी छानी तो खैर मुफ्त की चीज है। मत भूलो कि O2, तुमने शुरुआत में जो O2 डाली थी वो O2 बाकी है, और वो बची खुची O2 से NO तो बहुत मजे से खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाती है और बना देती है NO2। तो हमने सीखा ही था, ठीक है। NO प्लस O2 टकाटक 2NO2, बिल्कुल मजे से रिएक्शन हो जाएगा, फाइन। इस NO2 को अब आगे पाइपलाइन जब ये आती, ये तो अपने आप पाइपलाइन में गैसें चल रही है, ये रिएक्शन अपने आप होता जा रहा है, और फिर उसको एक टैंक में लाते हैं, जहां ऊपर से रिमझिम पानी की बूंदें बारिश कर रही हैं। अच्छा, वाओ! उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो रेडिश ब्राउन NO2 गैस है वो पानी से रिएक्ट करती है, डिस्प्रपोर्शनेट करती है, बनाती है HNO2 और HNO3। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। तो नाइट्रिक एसिड बन गया, हाँ, और ये पापी नाइट्रस एसिड भी है। पापी अवश्य है, ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, ये खुद भी डिस्प्रपोर्शनेट करता है। क्या करता है? ये बनाता है
HNO3 प्लस NO। अच्छा, और NO ऊपर हवा में ऑक्सीजन तो है ही, NO और O2 रिएक्ट करके बनाते हैं रेडिश ब्राउन NO2 गैस। तो ये जो NO बनती है, ये जैसे ही हवाओं में जाती है, ये तो सोल्यूशन में चल रहा है रिएक्शन, और जैसे ये गैस में जाती है, फिर से ये O2 उसको ऑक्सीडाइज करती है, फिर NO2 बनाती है, फिर बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें, फिर वो पानी में आती है, रिएक्ट करती है, फिर से वही बनाती है, कथा जाए पुनी पुनी दोहराई, बार बार रिपीट होता रहता है, और अल्टीमेटली ऑल द NO इज अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस टू HNO3। सॉल्यूशन में एक ही चीज रह जाती है, और वो है प्यारा जिगर का टुकड़ा नाइट्रिक एसिड। मजेदार है, मजे से भी मजेदार है। ये सुपर डुपर हिट ओसवाल्ड प्रोसेस है। ओसवाल्ड महाराज ने लगभग 100 साल पहले, शायद और भी थोड़ा सा पहले, ये प्रोसेस डिजाइन करी थी, पर इतनी एफिशिएंट, इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी प्रोसेस है, आज तक चल रही है, और लोग आज तक इससे नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। देखिए इसको, क्या है ये? उसी प्रोसेस का एक एनिमेटेड फॉर्म है, इसको देखिए, बड़ा प्यारा फॉर्म है, देखने लायक है। वाह, एक कैटलिस्ट चेंबर को हम जूम इन कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए इससे क्या हो रहा है। आप सबसे पहले अमोनिया और एयर को लीजिए। अच्छा, O2 लिखा है, पर एक्चुअली वो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है। उनको मिलाया, हाँ जी, और मिलाकर उनको एक कैटलिस्ट चेंबर से गुजारा, जिसके अंदर पाइपलाइन चल रही है, और जिसके अंदर बीच बीच में रोडियम या प्लैटिनम की जालियां लगी हुई हैं। अच्छी बात है। देखिए देखिए देखिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, कैटलिस्ट चेंबर में क्या हो रहा है। अमोनिया है नीली वाली, और लाल वाली ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइज कर रही हैं। क्या बना रही है? ये बना रही है NO। ओ वाओ, कैटलिस्ट की सरफेस पर जा जाकर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। जी हाँ, कैटलिस्ट की सरफेस पर जा जाकर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छी बात है। ये कितना प्यारा है। हाँ, प्यारापन तो है, फाइन। ये देखिए, NO बन गई। अच्छा, बढ़िया है। फिर क्या होगा? NO गैस फेज में जाएगी। तब देखते जाइए, पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त, है ना। NO निकली, और चलते 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 चलते, NO को तो खुद भी बड़ा शौक होता है O2 से रिएक्ट करने का, है ना। तो लोग थोड़ा, अभी ऑक्सीडेशन कराया है, लोग थोड़ा कूलिंग चेंबर में लाते हैं, या ठंड रख यार, अच्छा, उसे ठंडा करते हैं। अरे वाह, और जैसे जैसे ठंडा करते आते हैं, आप देखते हैं अब और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। NO एक पहली बात तो वाटर वेपर बनी है यहाँ, उस वाटर वेपर को पूरा ठंडा करके पानी बना के निकाल दो, और ये जो NO गैस है जो नई बन गई है, NO गैस को और ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में और एयर के साथ मिक्स कर दो, कोई कमी आ गई हो, और वो बढ़िया से मस्त ऑक्सीडाइज होती है, और देखिए मिलती हैं गैसें, और बन जाती है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। शानदार, देखिए गैसेस, और ये देखो कलर 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 चेंज हुआ, और बन गई रेडिश ब्राउन NO2 गैस। इस गैस को अब इस चेंबर से निकाल लिया जाता है। जय हो। देखो NO2 चल रही है, आपको डार्क कलर भी दिख रहा है उसका, और अब इसको एक एब्जॉर्प्शन चैम्बर में, एक ऐसे चेंबर में जिसमें पानी की बूंदें लगातार बरस रही हैं, पानी के संपर्क में वो आ रही है, उसमें डाला जाता है। देखिए बीच में पत्थर है, गैस नीचे से निकल कर आ रही है ऊपर, और ऊपर से पानी का झरना बहाया जा रहा है, ताकि पानी टिप 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 बूंदों के रूप में नीचे आता रहे। अच्छा, और वो NO2 से रिएक्ट करता रहे। ओ माय गॉड, और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे नाइट्रिक एसिड बन बनकर निकलता जा रहा है। अरे वाह, ऐसा है, बढ़िया रिएक्शन है, बढ़िया शानदार रिएक्शन है, मजे से भी मजेदार रिएक्शन है, और लगातार होता रहता है, खास आपके लिए। देखिए, डन डन। ये थी ओसवाल्ड प्रोसेस। स्टेप 4 बाकी है। क्या हुआ? इससे आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलेगा। हम तो कंसंट्रेटेड चाहते हैं, डिस्टिलेशन कर ले भाया, है ना। बाय डिस्टिलेशन aqueous नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड अप टू अप्रोक्सीमेटली 68% बाय मास। क्यों? तब उसका एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है, तो यहां तक तो कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। उससे ज्यादा करना चाहिए तो क्या करेंगे? तो डिहाइड्रेट कर ले, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के पानी का मॉइस्चर हटा ले, या पानी के मॉलिक्यूल्स हटा ले, तो और बढ़िया 98% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी मिल सकता है आपको। डिहाइड्रेशन किससे करेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, और भी दूसरे ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनकी मदद से आप करा सकते थे। ठीक है, करा लेंगे, करा दो, बढ़िया। तो भाई लोग, ये नाइट्रिक एसिड था। अब इसकी कोई प्रॉपर्टीज हैं? हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है। कैसी प्रॉपर्टीज हैं? देखने में कैसा दिखता है?
पानी जैसा दिखता है। इट इज अ कलरलेस बट अ वेरी वेरी डेंजरस लिक्विड। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका है 231.4 केल्विन। मतलब अगर 273.15 केल्विन पानी का है तो आप देखिए 273 से 33 लगभग -42 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फ्रीज करता है और बॉईल करता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अच्छी बात है, खुशी भी जानकर। वेपर स्टेट में भी चला जाता है, बिल्कुल। और वेपर स्टेट में नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल एक प्लेनार मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करता है। जैसे NO3 माइनस में H+ लगा दिया, उसी टाइप का हो जाता है मामला। ठीक है, यहां पर रेजोनेंस हो रही है HNO3 में NO। मैं आपको ढंग से इलेक्ट्रॉन्स बना के दिखाता हूं, ऐसे। और यहां इसकी उतनी अच्छे से रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसलिए। ठीक है, जो हो सो हो, फाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आइए उनके भी दर्शन करते हैं। और अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, जी हां, नाइट्रिक एसिड की बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आइए देखें। पानी के साथ रिएक्शन कोई होता है क्या? मेटल्स के साथ कोई रिएक्शन होता है? नॉन मेटल्स के साथ कोई रिएक्शन होता है? मेटल्स के कंपाउंड्स या नॉन मेटल के कंपाउंड्स के साथ कोई रिएक्शन होता है? अरे बहुत कुछ होता है। चालू हो जाए? बिल्कुल। सबसे पहले तो पानी को ही देखें, पानी के साथ कुछ होता है क्या? नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जैसे ही पानी में HNO3 को आप घोलेंगे, नाइट्रिक एसिड 100% डिसोसिएट करेगा और क्या देगा? वो देगा H+ और NO3 माइनस। पर H+ इंडिपेंडेंट तो रह नहीं सकता, कोई बात नहीं। पानी में H2O में वो H2O को H+ दे देगा और बनेगा H3O+। H3O+ और NO3 माइनस 100% जो डिसोसिएट हो जाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। अच्छी बात है। व्हाट अबाउट मेटल्स? मेटल्स के साथ क्या है? देखिए, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग लीलाएं, अलग अलग ड्रामे क्या होते हैं, आइए दिखाते हैं आपको कैसे। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक अत्यंत शक्तिशाली और मस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो मेटल्स को धज्जियां उड़ा देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होता है तो बनाता है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दूसरों को करता है ऑक्सीडाइज, खुद होता है रिड्यूस, और जब खुद होता है रिड्यूस तो बनाता है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। अच्छा, सारे मेटल से, मोस्ट ऑफ द मेटल से रिएक्ट करता है, अधिकांश मेटल्स की धज्जियां उड़ा देता है। कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जिनसे कुछ एक्शन नहीं होता। सबसे नोबल मेटल है गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम, इतना दम नहीं है नाइट्रिक एसिड में कि गोल्ड को या प्लैटिनम को ऑक्सीडाइज कर दे। इनके अलावा किसी भी पॉपुलर मेटल को ये नहीं छोड़ता और उनको ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखता है। अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन पे बनाता क्या है? नाइट्रेट्स बनाता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर क्या था, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, किसको ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मटेरियल कौन सा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो हमने तो पहले ही बता दिया कि खुद रिड्यूस होकर NO2 बनाता है। एंड HNO3 इज एन एक्सेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कॉपर प्लस HNO3, जैसे सिल्वर प्लस HNO3, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज्ड। अब कॉपर आयंस पर चार्ज होता है +2 तो वो बनाएगा CuNO3 होल ट्वाइस। सिल्वर पर चार्ज होता है +1 तो वो बनाएगा सिर्फ AgNO3। ये तो कॉपर और सिल्वर हो गए ऑक्सीडाइज। नाइट्रिक एसिड के रिडक्शन पर क्या होगा? यदि वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो वो बनाएगा रेडिश ब्राउन NO2 गैस। साथ में बनेगा, ऑफ कोर्स साथ में बनेगा पानी। खत्म हो जाएगी कहानी। गजब है। यहां पर लिखा है HNO3 इज एन एक्सेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर कर लो यहां पे, विच आर इनसॉल्युबल इन HCl डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बात है। जिंक यहां गलत होगा, मैं आपको वार्न कर दूं। जिंक बाकायदा HCl में घुल जाता है और ZnCl2 बना देता है, उसकी यहां बात करनी चाहिए। यहां कॉपर और सिल्वर बढ़िया है जो हमने ऊपर एग्जांपल में ले लिए हैं। लेड लेके देखिए, लेड प्लस HNO3,
कोबाल्ट प्लस HNO3। अगर आप कोबाल्ट वाले नहीं कोबाल्ट ही अच्छा लगता हमको, मत लीजिए कुछ और। आप मैग्नीशियम ले लीजिए, और रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम प्लस HNO3। कौन से ले रहे हो? कंसंट्रेटेड की बात हो रही है यार, कंसंट्रेटेड लेंगे। लेड +2 बनाती है, मैग्नीशियम भी +2 कैटायन बनाता है। साथ में क्या होगा? निकलेगी रेडिश ब्राउन NO2 गैस और साथ में पानी। बस इतनी ही है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की कहानी। मेटल्स को वो ऑक्सीडाइज करके बनाएगा मेटल नाइट्रेट्स, खुद रिड्यूस होगा, बनाएगा रेडिश ब्राउन NO2 गैस। पानी शानी तो मुफ्त का है, निकलता ही रहेगा, और बस ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको यहां पे कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की। कॉन्सेंट्रेटेड की कहानी बड़ी आसान है, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करता है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अक्सर जब लोगों को रिड्यूस करता है, अलग अलग मटेरियल्स को रिड्यूस करता है, तो वो बनाता है NO। कंसंट्रेटेड से बनती थी NO2। अब एक तरह से आप मान लीजिए डाइल्यूट है तो नाइट्रिक एसिड कम है, तो वही NO2 फर्दर रिड्यूस हो गई और उसने बना ली NO। अच्छा, तो कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देगा NO, जबकि कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पहले भी हमने कहा था दे रहा था रेडिश ब्राउन NO2 गैस। ठीक है, फाइन। कुछ और है? जिंक के साथ क्या होगा? यहां पर थोड़ा गोलमाल है। मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या? पहले आप लेड के साथ देखिए। मैंने कहा था ना, लेड प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और लेड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड का मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले रिएक्शन बताया था, आप मुझे बताओ क्या मिलेगा? हाँ, क्या 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 मिलेगा? लेड नाइट्रेट प्लस रेडिश ब्राउन NO2 गैस प्लस पानी। अच्छा, और डाइल्यूट में वैसे ही लेड नाइट्रेट मिलेगा भाई, बस यहां पर NO मिल जाएगी और यहां पानी और तो पुराना ही है। ओ माय गॉड, ये सब वैसे का वैसा ही है। अच्छा, मजेदार है, और ये मजे से भी मजेदार है और शान से भी शानदार है। अच्छी बात है, कमाल है। कॉपर और लेड, इवन सिल्वर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होता है तो NO2 देता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से निकला करती है NO, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से निकला करती है NO, और कंसंट्रेटेड तो खैर NO2 देता ही था, कुछ कहना ही नहीं है। मेटल्स हमेशा अपने मेटल नाइट्रेट्स बना लिया करते हैं, बस। ठीक है, तो ऐसे ही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक देगा, जिंक नाइट्रेट और रेडिश ब्राउन NO2 गैस। जी हां, तो डाइल्यूट के साथ क्या होगा? अब डाइल्यूट के साथ हो सकता है आपको लगे NO मिलेगी, यहां पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर इसको हॉट कंडीशंस में रखेंगे तो NO के स्थान पर जिंक, जो कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक के साथ लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाती है। क्या बात कर रहे हैं? जी हां, जिंक के साथ मैग्नीशियम के साथ आपको मिलेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5 पानी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है मेटल्स, वो फर्दर रिडक्शन कराएंगे, NO में तसल्ली नहीं होगी, हंसते खेलते खिलखिलाते हुए लाफिंग गैस N2O की रचना करेंगे वो, अगर हॉट कंडीशंस में रिएक्शन को कराया जा रहा है। अच्छी बात है, इसी बहाने हंसी तो आएगी। क्या है क्या है क्या है? ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और आपने इनको ऐड किया है किसमें? आपने इनको ऐड किया है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। ओ माय गॉड, ये क्या दिख रहा है? ये है डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। किसकी? NO2 गैस की। शानदार है, अरे मजे से भी मजेदार है। देखिए नाइट्रिक एसिड को, फाइन। एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। मैच ईच ऑफ द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 1 विद करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स गिवन इन कॉलम 2। 8 नंबर का क्वेश्चन एक बार जेई में आया है। 8 अष्ट चांद लो मेरी, खाली नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन पूछ लिए। यस, नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन पूछ लिए, इससे अमीर और क्या हो सकता है? देखिए, मल्टीपल चॉइस मैचिंग वाला था, जैसे कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से क्या बनेगा?
कॉपर, एक तो कॉपर नाइट्रेट तो फिक्स्ड बनेगा ही सही, तो ABCD का आंसर लिख देते हैं, ABCD क्या क्या मैच होगा, कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एक तो कॉपर नाइट्रेट तो बनाएगा ही, उसके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आमतौर पर बनती थी NO, कॉपर भी बनाएगा NO, तो P और S आंसर होगा PS। ठीक है, और वही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो तब बनती रेडिश ब्राउन टू गैस, और कॉपर नाइट्रेट तो तब भी बनता, आंसर हो जाता QS। अच्छा, और अगर जिंक प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, जिंक या मैग्नीशियम नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं RT, क्योंकि अब जिंक आ गया ना तो ZN आ गया, तो S तो नहीं आएगा, T आएगा, RT, और जिंक प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिर से निकलेगी रेडिश ब्राउन गैस, QT। सच अ क्यूटी पाई क्वेश्चन, 8 नंबर का अमीर क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन का, कमाल है। देखिए आप मेटल्स के साथ और क्या होगा, देखिए सम मेटल्स सच एज गोल्ड आर इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड बट दे डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। हाँ, क्या क्या ये एक्वा रेजिया क्या है, और ये बड़ी गजब चीज है। आप अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो एक महाभयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तोड़फोड़ मचाने वाला है, शानदार है, उस नाइट्रिक एसिड को आप लीजिए, उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाइए और गोल्ड को डालिए, क्या मिलेगा, HAuCl4। क्या 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 किया, नाइट्रिक एसिड ने गोल्ड को ऑक्सीडाइज किया, लेकिन इतना दम अकेले नाइट्रिक एसिड में नहीं था कि वो गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर सकता, साथ में क्लोराइड भी लाए गए, किस लिए, रिश्वत देने के लिए। वो गोल्ड को सामने क्लोराइड नचाते हैं, गोल्ड के देखो ये है क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, अगर तुम ऑक्सीडाइज हो जाओगे तो हम तुम्हें क्लोराइड भी खिला देंगे और तुम कॉम्प्लेक्स बनाओगे, तुम्हें मजा आएगा। हाँ, हमको मजा लाना है, बिल्कुल। क्लोरो कॉम्प्लेक्स का गोल्ड और प्लैटिनम दोनों को बड़ा लालच होता है, दे लव फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विद क्लोराइड, ये नेचर है उनका, क्या करें, नेचर है, दिल की मानता नहीं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जैसे ही, अब ये लगभग 1:3 रेशियो में होता है, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड तो 3 हिस्सा HCl मिलाइए, ये मोल रेशियो नहीं है, ये अंदाजे से लैब में लिया गया रेशियो है, दोनों बोतली उठाइए, अगर एक पार्ट है नाइट्रिक एसिड का तो 3 पार्ट लीजिए HCl के और मिक्स कर दीजिए, आपको एक नया एसिड मिल गया है, बहुत ही भयानक एसिड जिसे दुनिया प्यार से कहती है एक्वा रेजिया। और यह एक्वा रेजिया नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लैटिनम को भी अपने आप में घोल लेता है। क्यों, दोनों खतरनाक एसिड नाइट्रिक और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर काम करते हैं। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है पर वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, HCl कॉम्प्लेक्स बना सकता है पर वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो दोनों की एक्सपर्टीज मैच हो जाती है, या कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज है, वो मिलकर ऐसा तोड़फोड़ वाला ऑक्सीडेशन करा लेते हैं। कमाल है। The enhanced ability of aqua regia to dissolve metals arises from the oxidizing power of nitric acid and the complexing ability of Cl- with metal ions. क्लोराइड को बड़ा शौक होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का, स्पेशली 6th पीरियड एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स बनाने का बड़ा शौक होता है, उसी का फायदा उठाते हैं हम यहां पर। अच्छी बात है। कितने पॉइंट्स बोले मैंने अभी तक, देखिए मेटल्स प्लस नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन सुनिए। मैंने कहा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट करता है, 3 पॉइंट्स हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। पहला, अगर रिएक्ट करता है तो बनाता है रेडिश ब्राउन NO2 गैस, जी हां, लेकिन वो नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लैटिनम से रिएक्ट नहीं करता। तो दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था बच्चों कि अब अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में उसका 3 टाइम्स लगभग कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला दिया जाए तो एक नया खतरनाक वाला एसिड बनता है जिसे एक्वा रेजिया बोलते हैं। और यह एक्वा रेजिया गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स को भी अपने आप में घोल सकता है। क्यों, इसमें नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्लोराइड आयंस, HCl से आने वाले क्लोराइड आयंस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं, और ये मिलकर ऑक्सीडेशन जब कराने निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं किसका, गोल्ड और प्लैटिनम का। अच्छा, मजेदार, अरे मजे से मजेदार है, शान से भी शानदार है। आगे देखिए, ये तो थी कहानी किसकी, गोल्ड और प्लैटिनम की, बहुत गजब है। फिर क्या था, फिर देखिए, अब आप ये कहेंगे ये तो गोल्ड और प्लैटिनम और ये सब हो गए,
क्या सारे मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं? अब आता है थर्ड कॉन्सेप्ट, जो है पैसिवेशन। ये क्या है? सम मेटल्स, थोड़े से एक दो मेटल्स ऐसे हैं जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम, कराल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलते। क्यों? इनके ऊपर एक लेयर जम जाती है ऑक्साइड की, और वो पैसिव लेयर है। पैसिव लेयर मतलब इतनी भयानक, इतनी नंबर, इतनी बदमाश लेयर है वो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मना कर देती कि तेरे से रिएक्ट नहीं करते, पर हटा जा। तो जैसे आयरन है या क्रोमियम है, आयरन छोड़ दीजिए, क्रोमियम है या एल्यूमिनियम है, अगर आपने क्रोमियम या एल्यूमिनियम को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डाला, रिएक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे एल्यूमिनियम प्लस HNO3 डाइल्यूट। एल्यूमिनियम कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बहुत शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जिंक से काफी अच्छा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम खुद +3 बनाता है, तो वो बनाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और इसको हॉट कंडीशंस मिलेंगे। अच्छे मेटल्स N2O निकलवाया करते थे, तो ये निकलवा देगा N2O और पानी शानी, ये होगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो एल्यूमिनियम ऐसे डील करेगा। लेकिन आपके मन में लालच आया, आपने कहा कि डाइल्यूट के साथ लाफिंग गैस है, इतनी हंसी खुशी काम हो रहा है, तो कंसंट्रेटेड डाल के तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप। आपने एल्यूमिनियम में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया, अब दिमाग खराब हो गया एल्यूमिनियम का, आतंकबाजी सटक ली। क्यों? आप देखेंगे एल्यूमिनियम कहता है नहीं, अब तो रिएक्ट नहीं करना, एकदम एक क्षण को एक रिएक्शन होगा, जरा सा एकदम नेग्लेजिबल, रुक जाएगा। आपने कहा अरे एल्यूमिनियम, हम तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लाए, कुछ तो इज्जत रखो, रिएक्टर नहीं। क्यों नहीं करते? मूड खराब हो गया हमारा। तो क्यों एल्यूमिनियम जी, आपका मूड क्यों खराब हो गया? नहीं, दिमाग सटक गया, आप तो नहीं करते। होता यह है कि एल्यूमिनियम को जैसे ही ऐड किया जाता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनता है, मना नहीं है, पर ये इतनी तेजी से बनता है और इतनी हीट रिलीज होता है कि ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर बना लेता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसकी लेयर एक ऐसी लेयर बन जाती है जो एल्यूमिनियम की सरफेस पे चिपक जाती है। ऑक्साइड बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यदि वो ऑक्साइड बन के ऐसे चिपक जाए लेयर से, और वो आगे एसिड से, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट ही ना करे, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट ही ना करे, तो एल्यूमिनियम अंदर तो बढ़िया है, पर उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चिपक गई है जो आगे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर रही है। तो आप कहें कोई बात नहीं, सॉरी, हम आपको डाइल्यूट में डाल देते हैं, आप कॉन्सेंट्रेटेड हटा के डाइल्यूट में डाल दीजिए। कहते ना, अब तो मन खराब हो गया, मूड खराब हो गया, अब तो डाइल्यूट से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये फीचर कहलाता है पैसिवेशन। हम कहते हैं एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि हमने उसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में गलती से डुबो दिया था। नाइट्रिक की बजाय सॉरी एल्यूमिनियम की बजाय आप क्रोमियम भी डाल सकते हो, वो भी ऐसे ही पैसिवेट हो जाएगा। और सच तो यह है, आयरन, कोबाल्ट और निकल भी ऐसे ही पैसिवेट हो जाते हैं। 5 मेटल्स हैं जिनका पैसिवेशन होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेकोनिकराल, फेकोनिकराल याद कर डाल। डन, चलो। सो मच फॉर रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ मैं फिर से याद दिलाऊं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के 3 टाइप के रिएक्शन, एक जिसमें रेडिश एनोड गैस निकलती है, दूसरा जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम एक्वेरिजियम में घुलते हैं, और तीसरा जिसमें पैसिवेशन होता है फेकोनिकराल के साथ। चौथा एक रिएक्शन था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर है तो आमतौर पर वो रिड्यूस होकर NO देता है और दूसरे मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, मेटल नाइट्रेट्स वगैरह में। लेकिन अगर बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो ये NO पे नहीं, ये और रिड्यूस होकर N2O या लाफिंग गैस बना लेता है। ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, ठीक है, हो गई बात। अब ये तो रिएक्शन थे बच्चों मेटल्स के साथ, और आपने देखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल छूट नहीं चाहिए, और ये डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। नॉन मेटल्स हुए तो क्या होगा? उनको भी देख लीजिए। आमतौर पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सारे एलिमेंट्स को उनकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या बोला? आमतौर पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 oxidizes most of the elements
to their highest possible oxidation state. वो अधिकांश एलिमेंट्स को उनकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करके ही दम लेता है। ऐसा है, जी हां, ऐसा है। अच्छी बात है। जैसे आयोडीन से बन रहा है HiO3 या आयोडिक एसिड। अब पहले एग्जाम्पल में उल्टी बात बोल दी आपने, आयोडीन की तो 5+7 होती है। हाँ, मानते हैं, तो आयोडीन को बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा एबनॉर्मल केस है। आइए पहले कार्बन से शुरू करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट केस लीजिए कार्बन से। कार्बन या ग्रेफाइट अगर आपके पास है और देर तक उसको उबाल रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आप पाएंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड concentrated नाइट्रिक एसिड इज reduced टू रेडिश ब्राउन NO2 गैस। ठीक है, आसान है। सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड। प्लीज नोट, कार्बन 14th ग्रुप में था, तो कार्बन की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की तो बात यहां हो नहीं रही है। फॉस्फोरस या सल्फर ग्रुप 15 या 16 में है। ग्रुप नंबर -10 होती है हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस हद से हद 5 में और सल्फर हद से हद +6 में जा सकता है, और नाइट्रिक एसिड उनको वहां धकेल कर ही आएगा। तो सल्फर चला गया है H2SO4 यानी +6 में, और फॉस्फोरस चला गया है H3PO4 यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट +5 में। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपके पास है, खुद रिड्यूस हो रहा है और बना रहा है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। पानी वानी मुफ्त का मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मजेदार है, अरे ये शानदार है। ठीक है। So much so dears for the reactions of nitric acid, and this brings us to the ever fascinating brown ring test. ब्राउन रिंग टेस्ट ये क्या है? बड़ा मजेदार टेस्ट है। लैब में अगर आपको नाइट्रेट्स की उपस्थिति दर्ज करनी हो कि क्या इस गिवन, कोई भी आपको सैंपल उठा के दे दो, क्या टेस्ट करके इसमें नाइट्रेट है, कैसे टेस्ट करेंगे? उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्यार से ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, आइए देखिए मेरे साथ। ब्राउन रिंग टेस्ट एक बड़ा ही मजेदार टेस्ट है। जैसे कि हमने कहा था, नाइट्रेट आयंस की टेस्टिंग में काम आता है ये। अगर हमें कोई भी सैंपल दिया जाए और हमको पता करना हो कि भाई इसमें नाइट्रेट है या नहीं, तो क्या करेंगे? ब्राउन रिंग टेस्ट करके हम पहचान सकते हैं। कैसे? सुनिए। हम ये कहते हैं कि जिस भी आपको पहले कोई सब्सटेंस दे दिया गया, जिस सब्सटेंस में आपको शक है कि शायद इसमें नाइट्रेट हैं और जिसको टेस्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या काम करें? सबसे पहले उस सब्सटेंस को आप पानी में घोलें। घोल लिया जी, तो आपने क्या किया? उस सब्सटेंस का बना लिया एक सॉल्यूशन, और उसमें FeSO4 फ्रेश फेरस सल्फेट मिला लिया। FeSO4 और गिवन नाइट्रेट सैंपल, नाइट्रेट सैंपल है वो, और फेरस सल्फेट दोनों मिक्स कर लिए। फिर क्या किया आपने? फिर आपने साइड से इसमें एकदम मस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत धीरे 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 एकदम बूंदांश फ्रैक्शन में ऐसे गिराया, टपकाया। तो जैसे जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टिंग 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 चलता हुआ आ रहा है, और फिर वो टच करता है यहां पे, और एकदम से यहां पर सॉल्यूशन जैसे वो स्पर्श करता है इसका सॉरी, जैसे वो एकदम से स्पर्श करता है सरफेस का, सरफेस एकदम रिएक्टिव हो जाता है, यहां पर रिएक्शन होता है। और अगर सॉल्यूशन में नाइट्रेट हुआ तो यहां पर इस जंक्शन पर, इस सरफेस पर एक ब्राउन कलर का रिंग प्रकट हो जाता है, और इसीलिए इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है। होता क्या है? रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन बड़ा मजेदार होता है, वो मुझसे सुनिए। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपको आना चाहिए। प्रोसेस तो है ये, खैर हमने दिखा दिया आपको रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शन देखिए, एक बार रिएक्शन होते हुए देख लीजिए, फिर केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे। जो सॉल्यूशन, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और आप देखेंगे जो उसका जंक्शन है वहां पर एक ब्राउन रिंग प्रकट हो जाएगा। ठीक है, लोग बड़े खुश होते हैं। हुआ क्या? नाइट्रेट आयंस रिड्यूस होते हैं और दे आर रिड्यूस्ड टू NO, एंड फेरस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। और जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होता है तो NO बनाता है,
तो नाइट्रेट आयन H+ है और नाइट्रेट है मतलब HNO3, एक तरह से वो रिड्यूस हुआ और उसने NO बनाई, एंड फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक। कुछ फेरस ऑक्सीडाइज होकर फेरिक बना गया। सॉल्यूशन में ढेर सारा फेरस सल्फेट है, कुछ फेरस से फेरिक बन गया है, कुछ फेरस पुराना बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ फेरस है, कई बार फैशनेबल तरीके से हम उसे एक एक्वा कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख लेते हैं। वाओ, ये एक्वा कॉम्प्लेक्स क्या है? Fe के साथ 6 पानी अगर जुड़े हुए हैं, FeH2O होल 6 यह है एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ फेरस। ये जो नई नई NO बनती है ना, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये बनाता है एक ब्राउन ब्लैक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, FeH2O होल 5 NO, जी हां, बड़ा रेयर कॉम्प्लेक्स है। इसमें NO के ऊपर चार्ज है +1, और Fe के ऊपर भी चार्ज होता है +1। ये कैसे पता चला आपको? ये हमने रट रखा है, ये रट के पता चला है कि टोटल चार्ज +2 है, ये तो पता है, पर NO0 और आयरन +2 ऐसा भी संभव था, पर पाया जाता है कि आयरन +1 है और NO+1 है, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रिमेंबर ही रखना पड़ेगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल भी न भूलें। राइट, देयर वी आर। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, चाहिए एडवांस का क्वेश्चन है, हाँ देखते हैं। Concentrated nitric acid upon long standing turns yellow brown due to formation of नाइट्रिक एसिड। अगर आपको याद हो, कलरलेस लिक्विड था, रखे रखे पीला पड़ जाता है, येलोइश ब्राउन हो जाता है। क्यों होता है रे? अब आप देखो, ब्राउनिश कलर किससे आ सकता है? NO खुद कलरलेस है, हाँ, N2O खुद कलरलेस है, N2O4 खुद कलरलेस है। जब तीनों अभागने खुद कलरलेस हैं, तो इसमें रेडिश ब्राउन एक ही है और वो है PNO2। तो अपरेंटली वही होता होगा, NO2 बनती होगी इसीलिए आता है। सच भी है। होता क्या है मैं बताता हूं आपको, रिएक्शन भी लिख के बताता हूं। आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, हाँ जी, और जब इस पे लाइट वाइट पड़ती है कई दिनों तक, तो आप देखिए ये H2O + 2 NO2 + ½ O2 इनमें टूट जाता है। O2 तोड़ के भाग जाती है, कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भाग जाती है और उसका कुछ अंश सॉल्यूशन में ही घुल जाता है, और जो सॉल्यूशन में घुला होता है उसके कारण वो येलोइश ब्राउन कलर दिखाई पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। राइट, देयर वी आर। 2019 का जेईई मेन का क्वेश्चन भी है, बिल्कुल, बहुत सारे पेपर होते थे, उसमें इस तारीख का पेपर है। आयोडीन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू यील्ड Y हाई along with other products. Oxidation state of iodine in Y is आमतौर पर नाइट्रिक एसिड सबको उनकी हाईएस्ट स्टेट तक ले जरूर जाता है। हैलोजेंस को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं है। क्लोरीन और ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करने लायक ताकत नाइट्रिक एसिड के पास है ही नहीं। आयोडीन जरूर रोते पीटते HiO3 तक पहुंच जाती है अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ उसे उबाला जाए, +5 मिला जाएगा, खुद रिड्यूस होगा तो बनाएगा रेडिश ब्राउन NO2 गैस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन Y is +5। ये पहला रिएक्शन था जिसको हमने कहा था बाद में करेंगे, आ गया है बाद में, देख लो जी भर के। डन। ये तो थे बच्चे लोग बहुत ही लंबी चौड़ी शानदार और मजे से भी मजेदार कहानी किसकी? नाइट्रोजन की। और अब शमाए महफिल आ जाती है फास्फोरस पर। फास्फोरस, बिल्कुल, आइए देखते हैं फास्फोरस के, हम चर्चा शुरू करें उसके पहले सबसे अद्भुत काम जो नाइट्रोजन में ना हो सकता लेकिन फास्फोरस में जरूर होगा, वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। एलिमेंटल फास्फोरस एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये एलोट्रोप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है ऐसा व्हाइट फास्फोरस, जिसको कभी कभी थोड़ी सी अशुद्धियां मिली होने के कारण लोग येलो फास्फोरस भी बोल देते हैं। एक होता है रेड फास्फोरस और एक होता है ब्लैक फास्फोरस। रेड वाला ही में हल्का हल्का ब्लैक हो जाए तो एक वायलेट फास्फोरस भी मिल जाता है। येलो और वायलेट प्योर फास्फोरस नहीं है। व्हाइट में हल्का सा अंश रेड का उपस्थित हो तो वो येलोइश दिखता है और येलो फास्फोरस कहलाता है। ऐसे ही रेड में हल्का सा अंश ब्लैक का आ जाए तो वो वायलेट दिखता है और वायलेट फास्फोरस कहलाता है। पर येलो और वायलेट
कोई नई स्वतंत्र एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं है। इंडिपेंडेंट फॉर्म्स तो 3 है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। देयर वी आर। अच्छी बात है। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या है इनका? आइए दर्शन करिए व्हाइट फास्फोरस के। बड़ा प्यारा है। इट इज अ ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। अगर इसको देखेंगे तो ट्रांसलूसेंट समझते हैं क्या होता है? एक तो होती है कोई चीज जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें एकदम पारदर्शी पानी की तरह उसके आर पार देख सकते हैं। एक होती है जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते, ओपेक होती है। एक जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, जिसे हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अच्छा, और यह है एक व्हाइट वैक्सी सॉलिड की तरह, मतलब मोम जैसा दिखता है, जहरीला होता है। ठीक है, पानी में घुलता है। P4 फॉर्मूला है इसका। पी 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 बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ऐसे देखिए आप। और सारे बॉन्ड्स परफेक्टली नॉन पोलर हैं। बहुत स्पष्ट है, बॉन्ड्स तो नॉन पोलर ही होंगे, पोलर कहां से हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम। तो ये बिल्कुल नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से ये पानी में बिल्कुल नहीं घुलता, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में बहुत मजे से घुल जाता है। अच्छी बात है। एंड सबसे स्पेशल एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी होती है व्हाइट फास्फोरस की, जिसको सबसे 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 खास बनाती है, और वो है फास्फोरेसेंस। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या? फास्फोरेसेंस। Phosphorescence. What is phosphorescence? The property of glowing in dark. अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी एमिट करता है, हल्का हल्का चमकता है, ये फास्फोरेसेंस है। इसको और ऑफिशियली कहें तो केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। हाँ हाँ, क्या क्या? ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, अंधेरे में चमकना। और केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब केमिकल रिएक्शंस के कारण अंधेरे में ग्लो करना या चमकना। केमिल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस, फास्फोरस से निकलने वाली चमक फास्फोरेसेंस, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप निकलने वाली चमक केमिल्यूमिनेसेंस। सच अ नॉनसेंस। नो, इट इज अ ब्यूटीफुल सेंस। चलिए, ओ वाओ, ये क्या है? ये एग्जाम्पल बड़ा खूबसूरत, बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है, ये बायोल्यूमिनेसेंस का है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रोशनी निकालते हैं, और कहीं कहीं ऐसे समुद्र तट हैं दुनिया में जहां पर या जब जो है जब एक टाइड्स आते हैं और उसके साथ कुछ स्पेशल वेजिटेशंस जो है समुद्र तट पर थ्रो हो जाती है या पुश हो जाती है, वहां पर आपको इस तरह का बहुत ही सुंदर रोशनी, समुद्र की लहरों में रोशनी निकलती दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ वेरी टाइनी बैक्टीरिया विच एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। और फास्फोरस की तो खैर अपनी कहानी है ही ल्यूमिनेसेंस की। वो ये मॉलिक्यूल कौन सा है? ये मॉलिक्यूल है P4 मॉलिक्यूल, व्हाइट फास्फोरस का। जी हाँ, ये व्हाइट फास्फोरस का P4 मॉलिक्यूल है, जो हमने अपने हाथ से बनाया था। 3D में आपने इसको देख लिया। ज्योमेट्री कैसी है? क्या है नाम इस ज्योमेट्री का? बोलिए मेरे साथ, कौन सी है इसकी ज्योमेट्री? जी हाँ, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। वाओ, ये टेट्राहेड्रल है। ऑफ कोर्स। क्या ये स्टेबल है? खुद सोचो, जिन बॉन्ड एंगल्स को 109 डिग्री 28 मिनट होना था, उन्हें क्रम्पल करके तुमने टेट्राहेड्रॉन बनाया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया तो 60 डिग्रीज कर दिया। 109 डिग्री 28 मिनट के महान एंगल को तुमने जबरदस्ती भींच कर, दबोच कर, पुश करके, खत्म करके मात्र 60 डिग्रीज पर लाके छोड़ा है। ये कोई बहुत स्टेबिलिटी के लक्षण तो नहीं है। हाँ जी, व्हाइट फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली वेरी वेरी पुअरली स्टेबल या लेस स्टेबल। व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इनफैक्ट मोस्ट रिएक्टिव होता है सारे फास्फोरसेस में। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस एंगल स्ट्रेन। 109 डिग्री 28 मिनट को पिचका के आपने 60 डिग्री कर दिया है, बुरा लगता है उसे, स्ट्रेन आ गया है उसमें, तो तोड़ डालता है अपने बॉन्ड, और जैसे अपने बॉन्ड तोड़ता है, लोग कहते हैं अरे ये तो रिएक्ट कर गया, इसलिए फटाफट रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी ज्यादा होती है व्हाइट फास्फोरस की। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। अच्छी बात है। रेड उससे कम रिएक्टिव है और ब्लैक और भी कम रिएक्टिव है। व्हाइट फास्फोरस को आप खुला रख देंगे 35 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि हमारे कोटा में तो रूम टेम्परेचर पर इसमें आग लग जाएगी अपने आप। बिल्कुल। व्हाइट फास्फोरस का और क्या भविष्य है?
White phosphorus dissolves in boiling NaOH solution to release phosphine. P4 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए। व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH के साथ उबालते हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, निकलती है फॉस्फीन गैस और बनता है NaH2PO2 एक्वस। क्या बनता है? बनता है NaH2PO2। ठीक है, फाइन। और क्या होता है? बहुत ही मजे से इसमें आग लग जाती है। व्हाट? जी हां, इसमें आग लग जाती है। व्हाइट फॉस्फोरस रेडिली कैचेस फायर। ठीक है, तो हम जानते ही हैं। और जब वो जलता है, इट गिव्स यू डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जी हां, P4 प्लस O2 गिव्स P4O10। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने लास्ट पेज पर अभी आपको दिखाया था, कौन सा था? व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH disproportionates, giving you NaH2PO2 plus phosphine। इस तरह से, राइट। ठीक है। अगर हवा कम है तो, हवा तो बहुत सारी होती है। आप ऐसा माने कि अगर हवा जो है, एयर जो है, उसमें या तो नाइट्रोजन की मात्रा या किसी इनर्ट गैस की मात्रा हो, तो या तो आप ले लें एयर डाइल्यूटेड विथ N2 या आर्गन, या ले लें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर कम एयर है आपके पास तो फास्फोरस जल जाएगा, पर वो बनाएगा P4O6, अब नहीं बना पाएगा P4O10। वाओ, नीचे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं P4O6 और P4O10 के। हाँ, दे रखे हैं। कैसे मैं बनाना सिखाता हूं आपको, मेरे साथ सीखिए। देखिए क्या कर रहे हो, ये बल्ले बनाइए, ऐसे बनाइए, कॉपी बनाइए ढंग से। हम बनाएंगे, और कौन बनाएगा? आसमान से देवता उतरेंगे बनाने के लिए। बनाओ फटाफट। डांट क्यों रहे हो? डांट नहीं रहा, बता रहा हूं, आलस मत करो, बनाओ। अरे प्रिंटेड मिल जाएगा, हाथ से बना लो, डर निकल जाएगा। अच्छा, क्या है? P वर्टिकल लाइन बनाओ, और चौथा P। ऐसे देखो, P ऐसे P4। और यहां पर बीच में क्या है? बीच में है ऑक्सीजन एटम्स, O। अच्छा, ये ऑक्सीजन हैं? जी हाँ, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये क्या बन गया भाई मेरे? ये बन गया P4O6। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। जी हाँ, जैसा भी कह ले, पर ये है P4O6। और P4O10 कैसे बनेगा? पहले P4O6 बना लीजिए। बना लिया हमने। कितने भोले हैं आप। अब देखिए, जहां लोन पेयर थे उन्हीं को डबल बॉन्ड बना लीजिए। ओ माय गॉड, ये क्या किया? ये बन गया P4O10। अरे वाह, दैट इज क्यूट। यस, दैट इज रियली गुड। P4O6 और P4O10। और जो नोट करने वाली बात है, इन दोनों में ही PP बॉन्ड्स नहीं है, POP POP PO 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 ऐसे बॉन्ड्स चल रहे हैं। डन। एक क्वेश्चन बिल्कुल। व्हाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद NaOH गिव्स फॉस्फीन एंड NaH2PO2 +1 में आ जाता है फॉस्फोरस, NaH2PO2 एंड फॉस्फीन। ये तो याद किया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, अभी तो याद करके रिपीट भी किया था, सेम चीज पूछी है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, और अब बारी है रेड फॉस्फोरस की। रेड फॉस्फोरस उतना तोड़फोड़ नहीं मचाता, इतने पागलों की तरह रिएक्ट नहीं करता, और जैसा कि नाम है रेड फॉस्फोरस, उसका रंग लाल है। ठीक है, माचिस की तीलियां क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि उनमें भी रेड फॉस्फोरस होता है। अच्छा, क्या होता है? एक्चुअली
अगर आप व्हाइट फास्फोरस को रखे रहें और उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में, हवा में गर्म करेंगे तो आग लग जाएगी, इनर्ट एटमॉस्फेयर में आप उसे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए या पड़ा रहने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दो तीन दिन में जो है वो रेड फास्फोरस बन जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा और रैपिडली बन जाएगा। और व्हाइट फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे तो 6 महीने साल भर में भी देखेंगे कि वो हल्का हल्का येलोइश होने लगता है। क्यों? वो धीरे धीरे पलटी मारकर रेड में जाने लगता है। रेड मोर स्टेबल है इस चक्कर में। अच्छी बात है। तो रेड फास्फोरस को रखे रखे भी, सॉरी व्हाइट पड़े पड़े भी रेड बन जाता है, और हीट कर दोगे तो तेजी से रेड बन जाता है। कैसे? पॉलीमरिक फॉर्म देखिए इस तरह से। ये भ्रम में मत आइएगा कि लीनियर है, लीनियर नहीं है ये, लेकिन हाँ जो टेट्राहेड्रॉन पी 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 बनाए थे हमने, ऐसे ही पी 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 पी, ऐसे ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पी 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 ऐसे, और जुड़ के ऐसी चेन्स बनती चली जाती हैं, और ये है आपका रेड फास्फोरस। राइट, देयर वी आर। Due to this highly polymerized structure, red phosphorus is, less reactive. ठीक है, फाइन। क्या है उसमें? रेड फास्फोरस में एक अजीब सा, वैसे तो बहुत एक आयरन ग्रे लस्टर होता है। रेड बोल रहे थे फिर ग्रे बोल रहे हो। रेड के भी शेड होते हैं, एक तो खून जैसा लाल रंग नहीं होता, एक डलनेस आ जाती है उसमें, और एक मेटलिक लस्टर जैसा हल्का आने लगता है, पर है अजीब से थोड़ा सा लुक आती है रेड फास्फोरस की। ये इंसानों के लिए उतना जहरीला नहीं होता जितना व्हाइट फास्फोरस है। अमृत भी नहीं होता, ये रैट पॉइजन तो होता है, चूहे मारने की दवा जिसे कहते हैं, जो कि एक्चुअली चूहे मारने का जहर है, उसमें तो इसको मिलाया जाता है। ठीक है। पानी में घुलता है क्योंकि पोलर नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है क्यों? क्योंकि पॉलीमरिक हो गया। बहुत लंबे चौड़े पॉलीमर, इनफाइनाइट पॉलीमर किसी में भी नहीं घुलते, पड़ा रहता है ऐसे ही। क्या अंधेरे में चमकता है ये? ना ना ना, वो ग्लैमर नष्ट हो गया, ये अंधेरे में नहीं चमकता। ठीक है, हरी इच्छा। और अगर इस व्हाइट फास्फोरस से बने हुए रेड, जो भी रेड फास्फोरस है, इसको अगर आप खूब गर्म करो इनर्ट एटमॉस्फेयर में खूब गर्म करोगे और प्रेशर लगाओ ताकि ये इवेपोरेट ना हो सके, तो ये पॉलीमराइज फर्दर होगा और ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा। और अगर सिर्फ हीट कर दोगे इनर्ट एटमॉस्फेयर में, प्रेशर नहीं लगाओगे, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ये इवेपोरेट होगा और बना लेगा, गैस फेज में बनाएगा P4 गैस या व्हाइट फास्फोरस। मजेदार है। तो प्रेशर लगाओगे तो उड़ नहीं पाएगा, तो ब्लैक हो जाएगा। प्रेशर नहीं लगाओगे, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो व्हाइट हो जाएगा। कैसा ब्लैक एंड व्हाइट रिएक्शन है? ऐसा ही है। ठीक है। रेड फास्फोरस अपेक्षाकृत काफी कम रिएक्टिव है। आप उसे ऐसी धूप में रख दीजिए राजस्थान में जिससे, तो उसमें आग लग जाएगी ना, उसमें आग नहीं लगेगी। 200 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा तब जाके आग पकड़ेगा, वैसे आग नहीं पकड़ता। ठीक है। NaOH के साथ उबालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन के साथ, ठेंगा, कुछ नहीं होता। रेड फास्फोरस रिएक्ट ही नहीं करता बॉइलिंग NaOH के साथ। ठीक है। और ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक की तो और भी अद्भुत माया है। इसके 2 एलोट्रोप कहे जाते हैं फर्दर। कौन कौन से? एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। ओ तेरी, ब्लैक ही कम था क्योंकि अल्फा बीटा भी आ गए। हम आ गए, क्या करेंगे? कैसे बनता है देखिए। रेड फास्फोरस आपके पास है, बिल्कुल, इसको ट्यूब में डालिए, ट्यूब, कांच की ट्यूब को पिघलाकर चिपका के बंद कर दीजिए। ठीक है। मस्त हीट करिए, आप देखेंगे उससे वो रेड वाला काला पड़ जाएगा और मिलेगा अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ये अल्फा ब्लैक है, जी हाँ, ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस है। और व्हाइट के, और अगर इसी की बजाय व्हाइट फास्फोरस से शुरुआत कीजिए, मस्त प्रेशर लगाइए, और टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं, ये तो 803 केल्विन, तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना? आप मान के चलिए 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया, थोड़ा ज्यादा। ये कितना है? ये मात्र 200 डिग्री सेल्सियस है। इतना आपने हीट किया, व्हाइट फास्फोरस खुद पलटी मार के बीटा ब्लैक, वो एक नई वैरायटी बनाता है, बीटा ब्लैक। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जी हाँ। सबसे अनस्टेबल है व्हाइट,
उससे ज्यादा स्टेबल है रेड, और मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस में रूम टेम्परेचर पर, राजस्थानी रूम टेम्परेचर पर तो आग लग जाती है। रेड फॉस्फोरस को 200 डिग्री गर्म करो फिर आग लगती है। ब्लैक फॉस्फोरस को गर्म करने पर कोई आग वाग नहीं लगती, उल्टे जलती हुई आग में से फेंक दो तो उल्टे आग भले ही बुझ जाए, इसमें नालायक में खुद आग नहीं लगती। ये कोलतार के माफिक होता है और बहुत ही इनर्ट होता है। कोलतार समझते हैं, जिसको सड़कें वड़कें बिछाने में काम में लाया जाता है। आजकल तो सीमेंटेड रोड्स बन रही है, लेकिन पहले और आज भी कई जगह देश में है जिसमें कोलतार बिछाते हैं सड़कों पर, तो वो ब्लैक ब्लैक कलर का पिघला कर गर्म करके उसको बिछाते हैं। उस टाइप की सी लुक आती है किसकी, ब्लैक फॉस्फोरस की। बहुत ही इनर्ट होता है, यूजलेस, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल। द रिएक्शन ऑफ P4 विद X लीड्स सेलेक्टिवली टू P4O6, देन X इज। फॉस्फोरस किसी से रिएक्ट करके P4O6 बना रहा है। ओ माय गॉड, ये ड्राई ऑक्सीजन है। अरे ड्राई वेट तो बताया नहीं था, पढ़ो तो से डरते क्यों। अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, हाँ ये हो सकता था। मॉइस्ट O2 तो P4O6 के साथ फर्दर रिएक्ट करके H3PO3 बना लेती, और O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ना रे NaOH होता तब तो डिस्प्रपोर्शनेट करता, फॉस्फिनोसिन बन जाती। ये सही है। O2 फुल O2 होती तो P4O10 बनता। N2 इनर्ट टाइप है, मिल जाएगी तो पूरा रिएक्शन नहीं करने देगी, P4O6 पे रोक सकते हैं। ए में क्या बनेगा, ए में तो पूरा P4O10 बनने का भय है। सी में क्या बनेगा, P4O6 में अगर पानी मिला दोगे तो क्या बन जाता है, या मॉइस्ट है तो इसमें पानी मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, P4O10 से H3PO4 बन जाएगा, और P4O6 से H3PO3, ये सब बन सकते हैं। जो भी है, अपनी इनमें कोई रुचि नहीं है, ACD आंसर नहीं है। उचित तो खरी बॉम्बे है, बॉम्बे बी, राइट। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली इन एयर, हवा में अपने आप आग किस में लग जाती है, व्हाइट, रेड, ब्लैक और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में डाउट हो गया, कहीं इसमें आग नहीं लग जाती। अरे दया कर दो यार, हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अगर अपने आप नाइट्रोजन में आग लग जाती हवा में तो है ही भरी पड़ी है, लग चुकी होती, मेरा इंतजार कर रही होती क्या ना। नाइट्रोजन बिल्कुल इनर्ट है, उसको कुछ नहीं होता, ब्लैक ना रेड नहीं। व्हाइट फॉस्फोरस में अपने आप आग लग जाती है 35 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर, यानी कि हमारे राजस्थान के रूम टेम्परेचर पर या उसके बाहर थोड़ा और ऊपर। विच इज ग्रेटर फॉर व्हाइट फॉस्फोरस देन रेड फॉस्फोरस, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। कि पी व्हाइट और पी रेड के लिए क्या ज्यादा है, मोलर एंट्रोपी, S0 व्हाइट और S0 रेड। किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, जिसके अलग अलग टुकड़े हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, जिसका एक जाइंट मॉलिक्यूल है उसकी एंट्रोपी कम है, तो व्हाइट फॉस्फोरस की एंट्रोपी ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट, व्हाइट फॉस्फोरस के तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो मेल्ट कर जाएंगे। जो लंबे चौड़े पॉलीमर हैं वो मेल्ट और बॉयल नहीं करते इतने आराम से। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाइट शुड बी लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेड। दिस इज व्हाट वी बिलीव। सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 में सॉल्युबिलिटी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। व्हाइट तो मजे से घुल जाता है और रेड पॉलीमराइज हो जाता है तो नहीं घुलता, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर नहीं, रेड को 200 डिग्री पे मांगता है इग्नाइट करने के लिए, फॉस्फोरस तो 35 डिग्री पर हो जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, रेड का ज्यादा है। द करेक्ट आंसर्स आर A एंड C ओनली, ठीक है। तो बच्चे लोग, ये थी कहानी किसकी, रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस की एलोट्रोपी की। सो मच सो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरस। अगली कड़ी में फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की बात होगी। कब? आज नहीं बच्चों, आज तो पढ़ लिया हमने ठीक ठाक। फिर मिलते हैं अगली बार और इसको पढ़ते हैं। नमस्कार।